सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। राज्य परियोजना कार्यालय ननूरखेड़ा देहरादून की ओर से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कुछ पदों हेतु 4 अप्रैल वर्ष 2022 को एक विज्ञप्ति निकाली गई है। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत राज्य एवं जिला समन्वयक के पदों हेतु राज्य भर के शिक्षक साथियों से आवेदन मांगे गए हैं। तो इन पदों को भरने के लिए कौन कौन से शिक्षक पात्रों के कौन कौन से शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आपकी स्क्रीन के सामने यह इस विज्ञप्ति का प्रारूप दिया गया है तथा इसमें नियम एवं शर्तें भी दर्शाई गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे लिखा हुआ है विज्ञप्ति प्रतिनियुक्ति, और जो इस विज्ञप्ति का दिनांक है वह 4 अप्रैल वर्ष 2022 है। इसको यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है, उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद के अंतर्गत समग्र शिक्षा के राज्य एवं जनपद स्तर पर समन्वयकों के पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवा में शैक्षिक संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य व जनपदवार, रिक्त पदों का विवरण एवं पद के सापेक्ष विस्तृत विवरण समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2022 सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। तो जो इसकी अंतिम तिथि दे रखी है वह 20 अप्रैल 2022 है कि आपके आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिए गए पते पर 20 अप्रैल 2022 की सायं 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। उसके पश्चात जो आवेदन पत्र आएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि पदनाम एवं वेतनमान और पदों की संख्या क्या क्या है, क्या क्या निर्धारित योग्यता रखी गई है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 पर है राज्य जिला समन्वयक वेतन लेवल 8 के पदधारक। तो इसमें पदों की संख्या 83 है और अधिकतम आयु की सीमा जो दे रखी है वह 50 वर्ष तक दे रखी है। और जो तैनाती स्थल इसमें दे रखे हैं, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून एवं जिला परियोजना कार्यालय समस्त जनपद, जितने भी जनपद हैं उनके जो जिला परियोजना कार्यालय जहाँ पर होंगे वहाँ पर तैनाती स्थल होगा इनका। इन पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव दे रखा है वह विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवा के शैक्षिक संवर्ग में वेतन लेवल 8 के पदधारक जिन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को पदधारक पद पर न्यूनतम 2 वर्षों की अविरल एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो जिनके द्वारा, तो वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि हम इसको संक्षेप में समझना चाहें तो ऐसे एलटी शिक्षक जिनका चयन वेतनमान लग चुका है और वे लेवल 7 से लेवल 8 में जा चुके हैं और उनको 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है लेवल 8 में आने के बाद, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे प्रवक्ता साथी जिनका लेवल 8 है और जिनकी सेवा को 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप देखेंगे राज्य समन्वयक विधि वेतन लेवल 8 के पदधारक। तो इसमें कुल पदों की संख्या 1 है और जो इसमें अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है वह 50 वर्ष मांगी गई है। जो इनका तैनाती स्थल होगा वह राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देहरादून में ही होना है। और इसकी जो योग्यता है, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय सेवक के शैक्षिक संवर्ग में वेतन लेवल 8 के पदधारक जिन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को पदधारक पद पर न्यूनतम 2 वर्षों की अविरल एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक या परास्नातक की उपाधि एवं विधि कार्यों का न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि विधि कार्यों का 4 वर्षों का अनुभव भी इसमें मांगा गया है जिसको सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना है। तो इस पद के लिए यह योग्यता अनिवार्य रूप से मांगी गई है। अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर कुछ दे रखे हैं कि निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त वांछित योग्यताओं को प्रमाणित प्रतियों सहित केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अब जो आपके वांछित प्रमाण पत्र हैं, योग्यताएं हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी या बीए, एमएससी, एमए, इनके सर्टिफिकेट, बीएड की डिग्री या फिर उनकी जो मार्कशीट है उनके सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, तो उनको अटेस्टेड भी करवा के आप भेजिएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को विगत 2 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं वर्तमान में कोई न्यायालयीय वाद विचाराधीन न होने संबंधी स्व हस्ताक्षरित एवं सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम आयु सीमा
तथा सेवा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को आधार मानकर की जाएगी। जो आप आयु की गणना करेंगे अपनी, वो 4 अप्रैल वर्ष 2022 से करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। अभ्यर्थी के चयन पर प्रतिनियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने के बाद परियोजना में सेवा अवधि चयनित अभ्यर्थी के कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी और ये प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है। यह भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जनपदवार पदों की क्या क्या स्थिति है, लेकिन सबसे पहले हम टॉप में देखते हैं। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ समस्त अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करवाना आवश्यक है। पृथक से उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आपने आवेदन कर दिया है और 20 अप्रैल 2022 तक आपके आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में पहुंच गए हैं, उसके पश्चात यदि आप अपनी कुछ वांछित योग्यताओं की सूचना देना चाहें तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे नियम दे रखे हैं जिनका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचनाएं असत्य पाए जाने पर आवेदन पत्र या चयन निरस्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन को आवेदक के निर्धारित स्थान पर नियुक्ति हेतु वरीयता क्रम में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। अब आपको विकल्प भी देना होगा वरीयता क्रम में। नंबर 1 में आप कौन सा जनपद चाहते हैं, नंबर 2 में कौन सा चाहते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसमें आप किस प्रकार से इसको भर पाएंगे। और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। जो शिक्षक पहले से ही डेपुटेशन में किसी अन्य समग्र शिक्षा में जा रखे हैं या अन्य विभागों में जा रखे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि जनपदवार रिक्तियों की क्या क्या संख्या है। राज्य परियोजना कार्यालय में 10 पद रिक्त हैं, चमोली जिले में 6, चंपावत में 3 और इसी प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं कि अलग अलग जिलों में कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। और ये सब समन्वयक के पद हैं। टिहरी में 7, पौड़ी में 7 और यहाँ पर देहरादून में 5 पद हैं, उत्तरकाशी में 6 पद हैं और ये कुल जो इनका योग है वह 84 है, आप देख सकते हैं। तो जो आपका इन पदों पर चयन का आधार होगा वह मेरिट बेस पे होगा। गुणांक पद्धति के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो अभी आपको गुणांक का नियम भी बताएंगे कि इन्होंने गुणांक के लिए क्या क्या नियम डिसाइड कर रखे हैं। इस विज्ञप्ति की वैधता 31 मार्च 2023 तक रहेगी तथा इस अवधि में आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर मेरिट सूची में समन्वयकों की तैनाती की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यथास्थान गुणांक के आधार पर अर्जित अंकों की अंकना की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता के आधार पर अधिभार प्रदान किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि गुणांकों का इन्होंने क्या मानक रखा गया है। यदि हाई स्कूल में आपका जितना भी प्रतिशत निकल के आएगा उसमें आपको 1/10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। वहीं इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत में आपको 2/10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत में आपको 3/10 की मल्टीप्लाई करनी है और स्नातकोत्तर के प्राप्तांकों के प्रतिशत में आपको 4/10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। सीधे सीधे शब्दों में हम अगर ये कहें कि जो भी हाई स्कूल में आपका प्रतिशत है उसमें आप 0.1 की मल्टीप्लाई कर दें, इंटरमीडिएट में 0.2 की मल्टीप्लाई कर दें, स्नातक के जो प्राप्तांकों का प्रतिशत है उसमें 0.3 की मल्टीप्लाई कर दें और स्नातकोत्तर के उसमें आप 0.4 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपके गुणांक निकल जाएंगे। बीएड और एलटी के मामले में यदि आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में प्रथम है तो आपको 12-12 अंक मिलेंगे। सेकंड और सेकंड आने पे 6-6 अंक क्रमशः मिलेंगे और यदि आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी में तृतीय श्रेणियां हैं तो आपको 3-3 अंक मिलेंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। यदि किसी शिक्षक साथी के हाई स्कूल में जो प्राप्तांक हैं वो 65% है तो इसमें सीधे से आप 0.1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुणांक 6.5 निकल जाएगा। इंटरमीडिएट में यदि आपके 75% है तो इसमें 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 15 अंक आपके निकल जाएंगे गुणांक। ग्रेजुएशन में यदि आपका जो प्रतिशत है वह 56% है तो उसमें आपको 0.3 की मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका गुणांक निकल जाएगा 16.8। पीजी के मामले में यदि आपका जो प्रतिशत है उत्तीर्ण प्रतिशत वह 60% है तो उसमें सीधे आप 0.4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 24 आपका गुणांक निकल जाएगा। मान लिया कि आपका बीएड या एलटी की जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट डिवीज़न है तो इसमें आपको 12 नंबर मिल जाएंगे जो इनका नियम बना रखा है। और यदि आपके प्रैक्टिकल में सेकंड डिवीज़न है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपका टोटल गुणांक बनेगा वह इन सब का योग हो जाएगा, यह 80.30% निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने गुणांकों की आसानी से गणना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व काम की बात यह है कि इन पदों के सापेक्ष आवेदन करने के पश्चात यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विभाग में आपको तभी ज्वाइनिंग मिलेगी जब आपने संबंधित पदों के सापेक्ष अपने विभाग से एनओसी ली हो तो आप एनओसी का भी प्रोसेस शुरू कर दें। उक्त पदों के सापेक्ष जितने भी अहर् शिक्षक हैं जो इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन सभी शिक्षक साथियों को हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि उनका इन पदों के सापेक्ष चयन शीघ्र अतिशीघ्र हो। इस प्रक्रिया के तुरंत पश्चात बीआरपी व सीआरपी के पदों पर भी आवेदन मांगे जाने हैं।
वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।